तो हिस्ट्री ऑडियो लाइब्रेरी 4 पार्ट 1। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, मतलब समय के साथ। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सर्वप्रथम वास्तविक बुक राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? मतलब प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखा है? स्टुअर्ट पेगर्ट ने। ठीक है। चीनी यात्रियों में अपना यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भारत के लिए इनतुक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। मतलब उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में है, हमने जाना है ये बात बहुत बार, फिर से देखते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री मतलब मानव उत्पत्ति से 3000 ईयर तक, प्रोटो हिस्ट्री मतलब 3000 से 600 तक, और 600 से, तो भैया 600 से अभी जो चल रहा है ये हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल, इसी में हम लोगों ने अपना पाषाण काल, पुरातात्विक साक्ष्य के अध्ययन पर देखा है। ठीक है। और प्रोटो हिस्ट्री मतलब अभी जो हम लोग पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो या फिर वैदिक काल ले लो, ये सब इसमें आता है। ठीक है। लिखित साक्ष्य हैं बट अपठनीय है। ठीक है। और उसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, किसमें? प्रोटो हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में। और प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य हैं बट अपठनीय है, मतलब पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक में लिखित भी हैं, पुरातात्विक भी हैं, और पढ़ भी लेते हैं। तो दोनों भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? मतलब प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि भाई या तो धार्मिक ग्रंथ से या तो ऐतिहासिक ग्रंथ से, जो कोई गैर धार्मिक कहा जा सकता है, और पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कोई खुदाई के थ्रू मिला हो, जैसे सिक्के हो गए, और या कोई विदेशी आया हो। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। ठीक है। और प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। ठीक है। तो और उसके बाद ऐसा है कि जैसे पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु को कहते हैं। ठीक है। और वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था वैसे। तो देखो ऐसा होगा, कई चीज़ जो आपको रिपीट होगा तो वो बेनिफिट है। तो ऑडियो लाइब्रेरी का मतलब मैं ये नहीं कि कोई चीज़ें ऐसा है कि बस पढ़ा दिए तो पढ़ा दिया। ऑडियो लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कई बार एक ही चीज़ें और कई बार नई चीज़ें भी मिलेंगी, तो आप सुनते रहो, मस्त रहो। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। वो तो पता ही है क्योंकि चाणक्य वही थे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सातवाहन से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। ठीक है। और शुंग
काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मणों में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। कहाँ पर? आश्वलायन गृह सूत्र में प्रारंभिक उल्लेख किसका? महाभारत का। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात 24,000 श्लोक हुए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक हुए और इसे सत साहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो मतलब 8800 श्लोक थे तो जय संहिता, 24,000 हुए तो आपका भारत, और 1,00,000 श्लोक हो गए तो चाहे आप महाभारत बोलो या सत साहस्त्री संहिता बोलो। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। मतलब पुरालेख विद्या से हम क्या पढ़ेंगे? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक मतलब जो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। पुरान्वेषक का महानतम अन्वेषक मतलब जो देख के समझ ले, वो कौन है? डार्विन। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। तो इब्न बतूता जो आया था उसका किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? नालंदा। कहाँ पर है ये? बिहार। अब में ऐसा है कि हम लोग देखेंगे कि कुछ अभिलेख हैं और अभिलेख को किसने लिखवाया है, तो ध्यान से सुनना और चीज़ें बहुत बढ़िया से याद हो जाएगी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको कलिंग नरेश खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है। ऐहोल अभिलेख, इसको पुलकेशिन सेकंड ने लिखवाया था। नासिक अभिलेख, इसको आपके गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन जी ने लिखवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने लिखवाया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने लिखवाया था। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है। तो बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। तो मतलब बौद्ध स्तंभ जो लेख है उसमें हमें शुंग वंश की जानकारी इसलिए मिलती क्योंकि वो भोले बाबा के पुजारी थे और तोड़ा था बौद्ध का, तो इसीलिए। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक से किया है? CU की। वेनसांग को क्या यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। किसने?